हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट। हम शुरू कर रहे हैं अपनी 12th क्लास की बायो की सीरीज, जहां पर हमने कल हीमोफीलिया तक पढ़ा था। तो आज हम हीमोफीलिया से आगे पढ़ेंगे। एक बार हीमोफीलिया हम फिर से देख लेते हैं कि हीमोफीलिया में हमने कहाँ क्या क्या पढ़ा था। हीमोफीलिया में हमने ये पढ़ा था कि किसी अगर पर्सन को हीमोफीलिया हो जाए तो हीमोफीलिया की वजह से क्या होगा कि अगर उस पर्सन को कहीं कट लग जाएगा किसी जगह पर, तो कट लगने की वजह से उसको क्या हो जाएगा, इतनी ब्लीडिंग हो जाएगी कि उस ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अगर किसी फीमेल को हीमोफीलिया हो जाए तो फीमेल को जो हीमोफीलिया होगा, उस हीमोफीलिया की वजह से उसको इन द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको इतना ब्लड लॉस हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगी, कुछ अरसे के बाद उसकी मौत हो सकती है। ठीक है, ये हीमोफीलिया जो है, ये डिसऑर्डर अगर किसी को हो जाए तो उसकी पर्सन की डेथ हो सकती है। और हमने यहाँ तक ये भी पढ़ा था कि अगर हीमोफीलिया से हम अगर बचना चाहते हैं तो इसका एक ही सोल्यूशन है। इसकी डिजीज का कोई पक्का ट्रीटमेंट तो है नहीं, पर हमने ये समझा था, यहाँ तक समझा था कि अगर हो जाए तो हम उसको, उस पर्सन को उसी ब्लड ग्रुप का, उसी उसी ग्रुप का ब्लड जो है उसको दोबारा से ट्रांसफ्यूजन करते रहें तो वो पर्सन कुछ टाइम तक बच सकता है, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है। और हमने ये भी कल पढ़ा था कि ये जो डिजीज है हीमोफीलिया, या ये डिसऑर्डर जो हीमोफीलिया है, ये क्वीन विक्टोरिया को हुआ था फर्स्ट टाइम पे। और क्वीन विक्टोरिया जो थी वो इसकी कैरियर थी। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि क्वीन विक्टोरिया जो थी, ये जो क्वीन विक्टोरिया जो थी इसकी कैरियर थी। और क्वीन विक्टोरिया जो थी वो इसके क्वीन विक्टोरिया के बाद उसके आगे ऑफस्प्रिंग में हुआ था। लेकिन हमने ये एक चीज, ये भी हम मैंने बताया था कि जो क्वीन विक्टोरिया, अगर फीमेल को हीमोफीलिया होगा तो आगे आने वाले उसके बेबी को होगा, बेबी जो होगा, बॉय बेबी जो होगा, जो लड़का होगा उसका जो होगा, उसको होमोफिलिया होगा। ठीक है, अगर एक बार पहले फीमेल को होमोफिलिया है तो उसके बाद जो है मेल को होगा, उसके ऑफस्प्रिंग में से। अगर फीमेल कैरियर है तो मेल को फिर उसके बाद होगा, उसके आने वाले ऑफस्प्रिंग में। अगर मेल को होमोफिलिया है तो उसके आगे आने वाले ऑफस्प्रिंग में उसकी फीमेल को होगा। ठीक है, इस तरीके से होमोफिलिया होता है। और ये होमोफिलिया, हमने एक चीज जो है हम डिस्कस करना भूल गए थे कि होमोफिलिया जो है, ये सेक्स लिंक्ड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज क्या होता है? ये जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ये हमने नहीं डिस्कस किया था। ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज जो है, ये आपकी एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है, आपके नीट के एग्जाम में आ सकता है, या किसी और एग्जाम में आ सकता है। कोई इंट्रेंस एग्जाम आप दोगे तो वहां पर आपको आ सकता है। देखो, हम ये क्रोमोसोम है एक, क्रोमोसोम का ये लास्ट वाला जो एंड होता है, ये कंट्रोल क्या करता है? ये जो क्रोमोसोम का लास्ट वाला एंड जो होता है, ये कंट्रोल क्या करता है? ऐसे जीन को कंट्रोल करता है जो क्या करते हैं, जिनसे हीमोफीलिया होता है। ऐसे जीन को कंट्रोल करता है जिसे हीमोफिलिक जीन को, या हीमोफिलिक जीन को कंट्रोल करता है। ऐसे इसके अंदर जो होते हैं, ये जो लास्ट वाला क्रोमोसोम का टर्मिनल एंड जो होता है, इसमें क्या होते हैं, ऐसे जीन्स होते हैं जो हीमोफिलिक को, जो हीमोफिलिक ट्रेड, ऐसे जीन जो होते हैं कैरी करते हैं, जिनकी वजह से हीमोफिलिया होता है। तो अगर अगर ये जो क्रोमोसोम के जो एंड पर ये जीन है, अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ हो गई तो उस पर्सन को या हीमोफिलिया होगा या सिकल सेल एनीमिया होगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखना कि अगर जो क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड पर जो जीन्स हैं, अगर उन जीन में कुछ भी गड़बड़ होगी तो उस पर्सन को या हीमोफिलिया होगा या सिकल सेल एनीमिया होगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और ये यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि अगर एक इसकी कैरियर फीमेल होती है, और आगे आने वाले इसमें क्या होगा, अगर फीमेल कैरियर है तो इसके बाद जो है मेल को होगा। ठीक है, उसके आगे ऑफस्प्रिंग में मेल को ये होमोफिलिया होगा। ठीक है, तो होमोफिलिया इतना ही था। अब हम आगे चलते हैं सिकल सेल एनीमिया पे, देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। ठीक है, हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। उसके लिए सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया जो है, ये होता है, ये याद रखो कि होमोफिलिया ये हमारा ब्लड है, उसकी शेप जो है ये राउंड टाइप की है। जो सिकल सेल एनीमिया जिस पर्सन को होगा, उसकी सिकल शेप्ड के रेड ब्लड सेल्स होंगे। ठीक है, जो सिकल सेल एनीमिया वाला पर्सन होगा, उसके जो आरबीसी होंगे, वो आरबीसी जो होंगे वो सिकल शेप्ड के होंगे। ठीक है, सिकल शेप्ड क्या होगी कि इस टाइप की शेप के होंगे। और वो जो होंगे, वो पर्सन जो होगा, उसके क्या होगा, होमोफिलिया जो है, मान लो होमोफिलिया को हमने लिखा एच बी,
तो ये नॉर्मल होमोफिलिया है, तो उसको ऊपर हम ए लिख देंगे, और एच बी जो सिकल सेल जिसको है उसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, एस। और ये जो है कैरियर है इसको, इस पर्सन को अगर सिकल सेल अनीमिया है, तो सिकल सेल अनीमिया जो है इस पर्सन का, जो जिस पर्सन को सिकल सेल अनीमिया है उसके जो आरबीसी होंगे, उसके रेड कॉर्पसल आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल जो होंगे वो क्या होंगे, वो सिकल शेप्ड के होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये आप याद रखो। उसके बाद इसमें क्या चीज याद रखनी है, ये होता क्यों होता है, होता क्यों है, इसमें क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है। क्या सब्स्टिट्यूट होता है, ग्लूटामिक एसिड में क्या होता है सब्स्टिट्यूट, एक और चीज हो जाती है जिसको बोलते हैं कि एक जो है, एक अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूट हो जाता है ग्लूटामिक एसिड में। कौन सा अमीनो एसिड होता है, वैलिन। वैलिन जो है अमीनो एसिड, वो ग्लूटामिक एसिड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है। कहां पर सब्स्टिट्यूट होता है, उसकी 6th पोजीशन पे। ये जो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड के 6th पोजीशन पे, ग्लूटामिक एसिड के 6th पोजीशन पे एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है वैलिन। जो वो वैलिन, वैलिन अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड के 6th पोजीशन पर क्या हो जाएगा, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और उसके सब्स्टिट्यूट होने की वजह से जो होगी डिजीज होगी, उसको बोलते हैं हम सिकल सेल अनीमिया। और अगर ये पर्सन किसी को सिकल सेल अनीमिया हो जाए, तो इस ये सिकल सेल अनीमिया होने की वजह से क्या हो सकता है, अगर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया हो जाए, तो देखो, अगर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया हो गया, तो उसकी आर्टरीज में से ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। उसकी आर्टरी जो जो नैरो आर्टरीज होती हैं, जो देखो आपको इतना तो पता होगा कि आर्टरी, ह्यूमन के अंदर आर्टरीज और वाइन्स होती हैं, और जो कुछ नैरो आर्टरीज होती हैं, कुछ आर्टरीज ब्रॉड होती हैं। जो नैरो आर्टरीज होती हैं, उन नैरो आर्टरीज के अंदर से क्या होगा, ब्लड पास नहीं कर पाएगा। देखो जैसे हो गई हमारी किडनी, मान लेते हैं हमारी किडनी के अंदर जो है नैरो आर्टरीज है, ठीक है, या हम किसी बॉडी का ऑर्गन, हमारे ब्रेन, मान लेते हैं हमारे ब्रेन के अंदर नैरो आर्टरी से। तो जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करेगा, तो देखो जो पंपिंग के टाइम पर ये जो, अगर किसी पर्सन को सिकल सेल अनीमिया है, तो सिकल सेल अनीमिया होने की वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन भी जब हार्ट जो पंप करेगा ब्लड, तो क्या होगा कि किसी आर्गन में प्रॉपर क्या होगा कि सिकल सेल अनीमिया वाले जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, वो सिकल शेप्ड के होंगे, और वो क्या करेंगे, वो जो नैरो आर्टरीज में से पास नहीं कर पाएंगे। तो वो किसी भी आर्गन, अगर किसी भी आर्गन, जैसे हमने किडनी की एग्जांपल ले ली कि किडनी में से हम, पहले हमने एग्जांपल ली थी कि किडनी में से हम ये पास नहीं हो पाएगा, सिकल सेल अनीमिया वाले आरबीसी पास नहीं हो पाएंगे, तो जिसकी वजह से वो आर्गन पूरा जो है वो क्या हो जाता है, वो अनफंक्शनल हो जाता है। और इसकी वजह से ये हम अनफंक्शनल हो सकता है, और इसकी वजह से पर्सन को सीरियस डिसऑर्डर हो सकते हैं, पर्सन की डेथ भी हो सकती है सिकल सेल एनीमिया में। ये था सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, बस इसमें क्या होता है, जीन जो होता है, चेंजेस आ जाती है किसके, ग्लूटामिक एसिड में चेंज आ जाती है, किसके, सिक्स चेन के 6th ग्लूटामिक एसिड में सब्स्टिट्यूट हो जाता है वैलिन, 6th पोजीशन पर वैलिन आ जाता है। ठीक है, और जिसमें जो है जीन जी, ए जी की जगह जी यू जी चला जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब आ गया फिनाइल कीटो यूरिया। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है। तो हम आगे देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कि हम पहले हमने पढ़े मेंडेलियन डिसऑर्डर, अब हम देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, ये हम देखते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ने के लिए हमें पहले तो इसके हम 3 डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। एक एक करेंगे डाउन सिंड्रोम करेंगे डिस्कस, दूसरा करेंगे लाइन फेल्टर सिंड्रोम, और तीसरा करेंगे हम टर्नर सिंड्रोम डिस्कस। ठीक है गाइस, 1 मिनट आप रुकना, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं। अब हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डाउन सिंड्रोम होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है, इसमें होता है एक चीज आप याद रखना, एन्यूप्लाइडी, और दूसरा हम याद रखना पॉलीप्लाइडी क्या होता है। एन्यूप्लाइड सिंपल, अभी इतना याद रखो, एक चीज इसमें एन्यूप्लाइडी होती है, एक चीज होती है पॉलीप्लाइडी। वो हम देखते हैं, एन्यूप्लाइडी में है एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, पॉलीप्लाइडी में एक क्रोमोसोम जो है जितना नॉर्मल 40, अगर देखो नॉर्मल 46 हमारे अंदर क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से अगर एन्यूप्लाइडी किसी को होगी, तो
46 प्लस 1 47% के अंदर क्रोमोसोम हो जाएंगे। अगर किसी पर्सन के अंदर क्या होगी, पॉलीप्लाइडी होगी, पॉलीप्लाइडी में 45 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। एक क्रोमोसोम जो नॉर्मल सीक्वेंस से कम होगा। अब हम देखते हैं कि ये था अन्यूप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी। अब हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 21 जो होता है, देखो आप, इतना तो आपको पता होगा कि टोटल पर्सन के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर जो 21 होता है और उस 21 क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी बन जाती है। एक क्या हो जाती है, इसकी एक एडिशनल कॉपी बन जाती है। एक एडिशनल कॉपी बन जाती है। एडिशनल कॉपी क्यों बनती है वो देखते हैं हम, कि एडिशनल कॉपी बनती है ड्यू टू म्यूटेशन। हमने पढ़ा था पीछे भी कि म्यूटेशन होती है, तो उसकी वजह से क्रोमोसोम में चेंजेस आ जाती हैं। तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम में चेंजेस आ जाती हैं, और वो चेंजेस क्यों आती हैं, आई रिपीट कि वो चेंजेस क्यों आती है, वो क्रोमोसोम नंबर 21 में क्या होती है, इसमें डाउन सिंड्रोम में एडिशन हो जाती है, जिसमें टोटल जो है 47 क्रोमोसोम पर्सन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर 21 में चेंजेस आ जाती है, जिसमें जिसकी वजह से 47 क्रोमोसोम आ जाते हैं। और अगर ये किसी पर्सन के अंदर ये डिफेक्ट पाया जाता है, तो वो पर्सन जो है, वो क्या होता है, उसके पर्सन इसका उसका स्मॉल रोंडिन, उसका हेड जो होता है अगर छोटा होगा, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको डाउन सिंड्रोम है। और डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम नंबर 21 में क्या हो जाएगा, उसकी एक एडिशनल कॉपी चली जाएगी। बस डाउन सिंड्रोम को इतना ही करते हैं। हम अब देखते हैं लाइन फेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। लाइन फेल्टर सिंड्रोम जो है ये होता है, इसमें ये मेल्स में होता है। लॉइन फेल्टर सिंड्रोम कभी भी फीमेल्स में नहीं होता। लॉइन फेल्टर सिंड्रोम जो है ये मेल्स में होता है। देखो मेल्स में आपको पता होगा कि टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। और मेल्स में क्या होता है, मेल्स में क्रोमोसोम कौन से होते हैं, एक्स और वाई। मेल में क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई। लेकिन जिस पर्सन को लाइन जिस पर्सन को क्या होगा, लाइन फेल्टर सिंड्रोम होगा, उस पर्सन के अंदर क्या होगा कि दो एक्स क्रोमोसोम आ जाएंगे, ठीक है भाई। उस पर्सन के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम आ जाएंगे, ठीक है। और उस पर्सन के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा आ जाएगा। और वो एक्स क्रोमोसोम उस पर्सन के अंदर ज्यादा होने की वजह से उस पर्सन के अंदर फीमेल्स वाले कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। उस पर्सन को बोलेंगे कि वो हाफ मेल हो जाएगा और हाफ फीमेल हो जाएगा, ठीक है। जिस पर्सन को लाइन फेल्टर सिंड्रोम होगा, वो क्या होगा, हाफ वो मेल होगा और हाफ फीमेल होगा। उसमें हाफ कैरेक्टर्स मेल्स वाले आ जाएंगे, जैसे कि उस पर्सन के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गाइनोमेस्टिया। गाइनोमेस्टिया बोलते हैं। गाइनोमेस्टिया वो पर्सन होते हैं जिनके अंदर जो है फीमेल्स वाले करेक्टर आ जाते हैं। और फीमेल वाले करेक्टर क्यों आते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और वो पर्सन स्टीराइल होते हैं। वो ऐसे पर्सन जो है कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, ठीक है। वो ऐसे पर्सन कभी भी बेबी बॉर्न करने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं होता, या वो बेबी बॉर्न नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे पर्सन जो है वो स्टीराइल होती है, वो होते हैं। और वो उनमें दूसरी एक एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा फीमेल्स वाले करेक्टर आ जाते हैं। जैसे उनके अंदर स्किन में मोस्टली फीमेल जैसी स्किन हो सकती है, या उनमें क्या होंगे, जैसे मैंने आपको ये बताया कि उनके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। इस टाइप का वो मेल होगा, ठीक है। लाइन फेल्टर सिंड्रोम में जो मेल होगा। और एक लास्ट इसमें सिंड्रोम बच रहा है, जिसको बोलते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। जो टर्नर सिंड्रोम, जैसे मैंने आपको बताया कि टर्नर सिंड्रोम, लाइन फेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो मेल में होता है, और जो टर्नर सिंड्रोम है, ये टर्नर सिंड्रोम जो है ये फीमेल में होगा। टर्नर सिंड्रोम जो है फीमेल में होगा। और टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होगा, इसमें क्या होगा, इसमें टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होगा, इसमें फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स गायब हो जाएगा, ठीक है। जब एक एक्स फीमेल के क्रोमोसोम में नहीं होगा तो सिर्फ एक एक्स होगा, और जहां पर एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल में है ही नहीं, उसको हम ओ से लिखते हैं। ओ का मतलब कि एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल के डबल एक्स क्रोमोसोम में है ही नहीं है। एक एक्स क्रोमोसोम किसी रीजन की वजह से फीमेल में नहीं है। ऐसे फीमेल जो होती हैं वो स्टीराइल फीमेल होती हैं। ऐसी फीमेल जो है वो भी बेबी को बॉर्न नहीं कर पाती, क्योंकि इनकी ओवरीज रेडिमेंट्री होती हैं। ओवरीज रेडिमेंट्री होने का मतलब ये है कि इनकी ओवरी जो है यूजलेस होती है। इनकी ओवरी का कोई फायदा नहीं, और इनमें दूसरे सेक्सुअल करेक्टर जो होते हैं वो भी नहीं होते। जैसे सेक्सुअल करेक्टर इनके अंदर, इन फीमेल के अंदर, जैसे कि इनकी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना,
इतनी ब्रेस्ट जो है इनकी इन वुमेन्स की डेवलपमेंट नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद इनका इनका जो ऐसी वुमेन्स होगी, टर्नर सिंड्रोम वाली वुमेन्स होंगी, इनका नेक ब्रॉड होगा, ठीक है। इनके शोल्डर, ऐसी वुमेन के शोल्डर जो है वो भी ब्रॉड होंगे, जैसे कि थोड़े मेल टाइप के शोल्डर्स होंगे जो। और ये किसकी वजह से होंगे, ये पॉलीप्लाइडी की वजह से होंगे। इनमें 45 ऐसी जो फीमेल्स होंगी, इनमें 45 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। इनमें क्या होंगे, 45 क्रोमोसोम होंगे ऐसी फीमेल में। एक एक्स क्रोमोसोम इनके सेक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो नहीं होगा, जिसकी वजह से इनको हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम होने जिस फीमेल को होगा वो क्या होगी, स्टीराइल होगी, वो बेबी को बर्थ नहीं कर पाएगी। इनकी ओवरीज जो होंगी वो रोडिमेंट्री होंगी, और इनमें दूसरे सेक्सुअल करेक्टर जैसे कि इनकी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जो है वो कम होगा, ठीक है। थैंक यू गाइज, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो आप अगर डिटेल में हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप कैरियर मेकअप में आए, वहाँ पर हमारे नीट के बैच चल रहे हैं, और जेई मेंस के भी बैच चल रहे हैं, और सीबीएसई और जेके बोर्ड वाले के भी बैच चल रहे हैं। तो आप आए, और हमारे क्वालिफाइड, यहाँ पर बहुत क्वालिफाइड टीचर हैं हमारे कैरियर मेकअप में। तो आप आए तो उनसे पढ़ें और अपना एम पूरा करें, नीट जेई का एग्जाम क्वालिफाई करें। थैंक यू।